Good morning all 9th class student and welcome back to online classes of IPS स्कूल। स्टूडेंट लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, इसके अलावा सेल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखा था जिसमें सेल मेम्ब्रेन थी। तो सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है और सेल में एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, मीन्स मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके सेल के अंदर ट्रांसफर करती है और सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको सेल से रिमूव करने का फंक्शन करती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम एनी सब्सटेंस के मूवमेंट की स्टडी करेंगे कि कैसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल से एक सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं और सेल से रिमूव होते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक होता है पैसिव प्रोसेस या इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव प्रोसेस या पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस में हम देखते हैं पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। और दूसरी चीज यह है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में मूवमेंट होने के कारण ये इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर सब्सटेंस से अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूव करते हैं और इसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है, एनर्जी यूज होती है इसमें। इसके अलावा और दूसरे अगर हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो नेचर ऑफ प्रोसेस, तो ये नॉन सेलेक्टिव होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव होता है। और कैरियर प्रोटीन स्टूडेंट, कैरियर प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। अब इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम आगे स्टडी करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है डिफ्यूजन। स्टूडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन की सेम डेफिनेशन बनती है, तो हम इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट का सबसे पहला पार्ट लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ और डिफ्यूजन प्रेशर ड्यू टू a tendency of their molecules spread uniformly। मीन्स बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। इसको हम प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं और ये एक्टिविटी यह है कि हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स रख देते हैं और ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कुछ देर बाद में इस पूरे बीकर के अंदर मूव करने लग जाते हैं। इसको हम घर पे एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हम किसी रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम की बोतल को अगर ओपन करके रख दें तो कुछ ही देर बाद में उस परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। दिस इज डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि परफ्यूम की बोतल में उन सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई है जबकि रूम के अदर पार्ट्स में कंसंट्रेशन लो है, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स ने अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूव किया, जिससे पूरे रूम में स्मेल फैल गई। स्टूडेंट्स इस डिफ्यूजन की अगर अपन बात करें तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी होता है, तीनों में ये होता है। जबकि इसका दूसरा पार्ट अगर हम लें तो वो आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट यहाँ पर ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारे रूट्स के अंदर वाटर ट्रांसफर होता है, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। आगे हम वापस तो इसके पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट की हमने डेफिनेशन देखी। इसके अलावा हम वापस डिफ्यूजन प्रोसेस के ऊपर अगर हम चलें तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ यूज होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होते हैं वो कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होते हैं, क्योंकि
ऑक्सीजन जैसे बॉडी में ट्रांसफर होती है, हमारे लंग्स में ट्रांसफर होती है, वो कैसे होती है? वो होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ट्रांसफर होने का रीजन है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, जबकि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ट्रांसफर हो जाती है। और लंग से भी अगर आगे टिश्यू सेल में ट्रांसफर होगी या ब्लड में ट्रांसफर होगी तो उसका रीजन है कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही ब्लड में कम होता है तो लंग्स की ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, और टिश्यू सेल में इसका प्रेशर और भी कम होता है तो ब्लड की ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? वो टिश्यू सेल में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें exchange of oxygen and carbon dioxide in a tissue respiration in this oxygen always diffuse from blood। तो ब्लड वह है PO2 कितना है इसमें 95 mm of Hg, यानी कि ब्लड में कितना है इनटू द ब्लड में, और सेल्स में कितना है 20 mm of Hg। तो ब्लड का जो ऑक्सीजन है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सेल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? ब्लड से कम है। तो हायर कंसंट्रेशन एरिया किसका हो गया? ब्लड का, और लोअर कंसंट्रेशन एरिया किसका हो गया? टिश्यू सेल का। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल के बारे में अगर डिस्कस करें तो सेल में कितना है 40 mm ऑफ Hg, जबकि ब्लड में कितना है ब्लड में कितना है इसमें 40 mm ऑफ Hg, जबकि सेल में कितना है यहाँ पर 52 mm ऑफ Hg। तो सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगी, और ब्लड से लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स से हम उसको बाहर की ओर रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट इसमें सिग्निफिकेंस अगर देखें तो सिग्निफिकेंस यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस का? तो एक तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसका? मटेरियल्स का। साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होते हैं। इसके अलावा गैसेज एक्सचेंज होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। अगर हम देखें एक्वाटिक एनिमल के बारे में तो अगर वो सरफेस से रेस्पिरेशन ले रहे हैं या गिल से रेस्पिरेशन ले रहे हैं तो वो सब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके अलावा ऑल्दो प्रिपरेशन केमिकल्स ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट द पॉलिनेशन एजेंट, इनमें पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं प्लांट की लीफ से, वो भी इसके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस इन द साइटोप्लाज्म में हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्स करती है, वो सोडियम और पोटेशियम आयंस के कारण होते हैं, तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होते हैं। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो पार्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का वो है ऑस्मोसिस से ध्यान कर लेना। अगर हम डिफरेंस करें तो डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है, जबकि ऑस्मोसिस से हम स्टडी करते हैं वो करते हैं केवल वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो लिक्विड फॉर्म के लिए ही ऑस्मोसिस को यूज किया जाता है, यानी कि ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है, सॉलिड और गैस में ये नहीं होता है। और यहाँ पर हमने आपको अंडरलाइन करके बताया था कि ऑस्मोसिस डेफिनेशन वही आती है जो हमने डिफ्यूजन में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड और देना पड़ेगा आपको, और वो है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन विदाउट सेमी परमेएबल के नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसमें सेमी परमेएबल या सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास में एक आरबीसी है, आरबीसी जो कि हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेस। इसको हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे मान लिया हमने वाटर के अंदर इसको डाल दिया तो हमें देखते हैं कि कुछ ही देर बाद में आरबीसी फूल जाती है, वो टारगेट स्टेज के ऊपर आ जाएगी। तो किस सॉल्यूशन में डालने से कैसे क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एक टाइप का सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ये तीनों वर्ड जो लिए गए हैं वो कंसंट्रेशन के बेसिस पर लिए गए हैं और कंसंट्रेशन कंपैरिजन में स्टडी की जाती है। ध्यान रहे आपको कंसंट्रेशन के लिए है और कंसंट्रेशन हम कंपैरिजन में लेते हैं एक सेल के कंपैरिजन में, यानी कि जिस सेल के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं और किस टाइप के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, दोनों के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन की स्टडी की जाती है और उसी के बेसिस पर
हमको ये तीनों वर्ड मिलते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन एक सेल के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डालें तो उस सेल में नेट वाटर अमाउंट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। पेन से जैसे हमने बताया आपको अभी भी कि अगर आरबीसी को हमने वाटर में डाल दिया तो आरबीसी फूल जाएगी, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आरबीसी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास में जिसका कंसंट्रेशन सेल के इक्वल है तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। दूसरा आता है इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी सेल को डालते हैं तो वहां पर एक्सो ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स उस सेल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे तो सेल में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उस सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। और तीसरा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट इसके कंपैरिजन में अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देखें तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, उस सेल के कंपैरिजन में लोअर होगा, लेस कंसंट्रेशन होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी सेल को रखते हैं तो उस सेल में एंडोऑस्मोसिस होगा, मींस वाटर मॉलिक्यूल्स उस सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और वो सेल टारगेट स्टेज के ऊपर आ जाएगी। ये अब हम इसको वापस देखते हैं। ये हमारे पास में आरबीसी है, बाइकॉन्केव राउंड होती है ये शेप में, और इसको हमने वाटर में डाल दिया। वाटर मींस इसके अंदर और सॉलिड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन एरिया कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन एरिया हो गया। तो लोअर कंसंट्रेशन एरिया का मतलब हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा है। तो ज्यादा है तो इसमें हमने जैसे आरबीसी को रखा, इससे सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स आरबीसी की ओर मूव करते हैं और आरबीसी फाइनली फूल करके ब्रस्ट हो जाती है। आरबीसी के फटने को बोलते हैं हीमोलाइसिस ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। तो इस तरह की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आपको नोटबुक में राइट नहीं करना है, केवल रीड करना है, समझना है इसको। एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। अगर मान लिया हम दूसरा एग्जांपल देखें, प्लांट्स की रूट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब रूट के लिए क्या हो गया, वो एंडोऑस्मोसिस हो गया। अगर हम देखें कि किसी रूट के आसपास हमने मान लिया साल्टी वाटर डाल दिया या शुगर वाटर डाल दिया, तो उस कंडीशन में उस रूट के जो सराउंडिंग पार्ट है उसका कंसंट्रेशन एरिया कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रूट का वाटर बाहर की ओर मूव करेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बार यानी कि खेती में खरपतवार को नष्ट करने के लिए, जो वीड्स होती है उनको नष्ट करने के लिए नमक का छिड़काव भी किया जाता है, जिससे एक्सोऑस्मोसिस के कारण सारे के सारे प्लांट्स डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा हम ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक और दूसरी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी एक हैंड के एग के लिए है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एग को एक डाइल्यूट, यहाँ पर दे रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में रखते हैं। तो इससे क्या होगा, एग के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कोट है, कवच है, वो कवच क्या हो जाएगा, इससे एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और एग के नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे लिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। अब आप सोच सकते हैं कि इसी एग को हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। मान लिया हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा या वाटर सॉल्यूशन में रख दिया, तो उस कंडीशन में ये एग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बिल्कुल टारगेट स्टेज पर आ जाएगा। और अगर मान लिया इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो उस कंडीशन में एग का वाटर उस सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो जाएगा और एग क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो नेट अमाउंट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा और एग जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। इसमें नेक्स्ट आता है एक एग के बारे में है। एक और एक्टिविटी है, प्लेस एक डिसॉल्व्ड एग इन ए कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 5 मिनट्स, यानी कि बिना कोटेड एक एग है तो उसको हम साल्टी सॉल्यूशन में रखते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन जो हम पहले बता चुके हैं आपको, एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। श्रिंक मींस सिकुड़ना। इसके अलावा
यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, प्लेस सम ड्राइड रेजिन, रेजिन बोलते हैं किशमिश को, और एप्रिकॉट, किशमिश को कहाँ पर रख रहे हैं, प्योर वाटर में रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, किसके कारण, एंडोस्मोसिस के कारण। स्वेल का मतलब है फूलना। इसके अलावा क्रिस्टल फ्लल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एक लंबी गर्दन का फ्लास्क लेते हैं, NaOH 10% शुगर सोल्यूशन, उसमें शुगर सोल्यूशन भर देते हैं और इसके नीचे का मुंह खुला रहता है और उसमें हम क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करती है। यहाँ पर इसमें दे भी रखा है, टाइड विथ एन एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल की मेम्ब्रेन है, यानी कि ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर का कोई मेम्ब्रेन काट करके हमने यहाँ पर लगा दिया। और अब हम क्या करते हैं, इसको वाटर के अंदर रख देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद में उस शुगर सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में उसको रख रहे हैं वो कैसा है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। वाटर मॉलिक्यूल से तो वो अपने आप में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स उस क्रिस्टल जो फनल से फ्लास्क है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे शुगर का लेवल इंक्रीज होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में दे रखा है, इस एक्टिविटी को आपको नोटबुक में नहीं करना है, बाकी सारी चीजें नोटबुक में राइट करनी है, लर्न करनी है। यहाँ पर ये हमने एक नीचे मेम्ब्रेन लगा रखी है जो कि यूरिनरी ब्लैडर का मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का फंक्शन करेगा। इसके अलावा ये फनल है, यानी कि ये फ्लास्क है जो कि एक लॉन्ग नेक वाला है, लंबी गर्दन वाला है। पहले हमने यहाँ पर इसका लेवल देख सकते हैं, ये शुगर सॉल्यूशन का लेवल यहीं तक आ रहा है हमारे पास में, जबकि कुछ देर बाद में आपने जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व ये सोचो कि ये इसके पैरेलल में यहाँ पर आ रहा है, तो ये कितना लेवल इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने का कारण क्या है, क्योंकि ये हमारे पास में सॉल्यूशन कैसा है, ये वाटर है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफर हो गए और इसके कारण इसमें शुगर सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये एंडोस्मोसिस का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ऑस्मोसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, ये हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में होता है। ये ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है और एनी अदर सॉल्वेंट। हमको केवल वाटर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए वाटर ही स्टडी की जाती है। इसके अलावा डिफ्यूजन में आपने पहले बता दिया, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये हमेशा, यही आपको डेफिनेशन में एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना है, क्योंकि आज ये हमेशा सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। इसमें जो फोर्स लगता है उसको डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं और इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब जैसे हमने डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस देखे, वैसे ही हम ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो कि सॉइल वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो रूट एब्जॉर्ब करती है, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स द्वारा कवर्ड होते हैं या गार्ड सेल द्वारा बने होते हैं, तो इनमें ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, तो वो कैसे होती है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है और इन्हीं से ट्रांसमिशन होता है। शॉक मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स और टच मी नोट, कुछ प्लांट्स के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज देखी जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे वही है, सीड जब जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक छिद्र होता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में सॉलिड फूड होता है जो डिसॉल्व होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे ही उसकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा मेंटेन टर्गेनिटी, ऑस्मोसिस के थ्रू एक सेल है वो अपनी फुली व्यवस्था में बनी रहती है। इसके अलावा इंटेक वाटर बाय यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना वाटर इंटेक करती है। नेक्स्ट आता है इसमें एक्टिव प्रोसेस, या हम बोलते हैं इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
स्टूडेंट्स हमने देखा इसको कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की ओर होता है और इसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है, जो कि डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लोअर टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक पॉइजनस लाइक कैंडिडेट्स इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एक्टिव प्रोसेस के थ्रू इसका प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमारी जो किडनीज होती है उनके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर भी ये यूज होता है। सिग्निफिकेंस में हम देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयंस, तो ये सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, दो पार्ट आते हैं, एंडोसाइटोसिस और दूसरा आता है एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू सेल, बाहर से मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मात्रा में, ये एक बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस अगर सेल के अंदर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और अगर बाहर की ओर रिमूव होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स, एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पिनोसाइटोसिस। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि अगर मान लिया सेल लिक्विड मटेरियल को अंदर की ओर ले रही है, इनटेक कर रही है, एंगल्फ कर रही है, तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ड्रिंक इसको किया जाता है लिक्विड सब्सटेंस को, तो यहाँ पर इसमें दे भी रखा है सेल ड्रिंकिंग। और फैगोसाइटोसिस है, इसमें केवल सॉलिड मॉलिक्यूल्स को एंगल्फ किया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। सेल ईटिंग यानी कि सेल खा रही है, यहाँ पर सेल पी रही है। इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो सबसे पहले बाहर से मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट में आकर के यहाँ पर एक इन्वेजिनेशन बनता है, एक अंतर्वलन बनता है, और ये अंतर्वलन आगे जाकर के एक वेसिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैगोसोम। और इसी फैगोसोम से यहाँ पर जो भी इसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है एंडोसाइटोसिस के साथ में। इसके अलावा हम बात करें एक्सोसाइटोसिस, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, सेल से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है बल्क फॉर्म में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसको हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं, क्योंकि सेल उल्टी कर रही है। तो सब्सटेंस है इसमें वो गोल्गी अपरेटस की वेसिकल्स के साथ में अटैच होकर के सेल मेम्ब्रेन तक आ जाते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, एक्सोसाइटोसिस वेसल से है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनको बाहर की ओर रिमूव कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अब हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।